हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने जलालुद्दीन खिलजी के विषय में बात करी थी, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का राजा बनता है। तो इसका जो कार्यकाल है वो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो मूल नाम था वो था अली गुरशप। इसकी जो उपाधियां थी वो थी खलीफा का नाइब, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं वो हैं द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी और जनता का चरवाहा की। अगला है जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था और साथ ही साथ दामाद भी था। इसके अलावा मलिक छज्जू, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसका जो विद्रोह है वो जलालुद्दीन खिलजी के समय पर होता है। तो मलिक छज्जू का जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए इसको भेजा जाता है और मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने के बाद ही ये काड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनता है। उसके अलावा जो इसने भिलसा अभियान किया था जलालुद्दीन के समय पर, तो भिलसा अभियान के बाद जलालुद्दीन इसे आरिज़ ममालिक यानी कि सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो बनाता है। इसके अलावा 19 जुलाई 1296 ईस्वी को यह शासक बनता है। और शासक कैसे बनता है? कड़ा मानिकपुर, जहां का ये सूबेदार था, वहां पर ये धोखे से जलालुद्दीन को बुलाता है और वहां पर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद स्वयं शासक बन जाता है। आगे देखते हैं जो सिंहासन रोहण है शासक बनने के, सुल्तान बनने के बाद, वो ये बलबन के लाल महल में कराता है। और जब तक सीरी में 1000 सितून निर्मित होता है तब तक यही निवास भी करता है। मतलब इसने सीरी में 1000 सितून महल बनाया था और जब तक वो बनकर तैयार नहीं होता तब तक ये बलबन के लाल महल में ही रहता है। इसके अलावा क्योंकि ये देवगिरी से काफी सारी धन दौलत लूट कर लेकर आया था, तो इसने सभी सैनिकों को 6 माह का जो वेतन था वो पुरस्कार स्वरूप दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था और वह पूर्ण निरंकुशता में ही विश्वास करता था। इसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी क्या था? जनता के द्वारा शासन में विश्वास करता था कि जनता की इच्छा द्वारा शासन होना चाहिए। वह अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता में। यह अलाउद्दीन का ही कथन है। मतलब उसके लिए ही कहा जाता है कि वह अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता में। सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासक को भी विजय हासिल करनी चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। यह कथन आमिर खुसरो का है। आगे देखते हैं। सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्ता है। शासक ना तो ईश्वर की कृपा से सिंहासन प्राप्त करता है और ना ही जनता की इच्छा से और ना ही उलेमा अथवा सामंतों के सहयोग से। ऐसा मानना था अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। आगे देखते हैं। उसने कभी खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। उस टाइम पे जो भी सुल्तान बनते थे वो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेते थे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो इल्तुतमिश था उसने सबसे पहली बार जो खलीफा था उससे अपने पद की स्वीकृति ली थी। तो इसने क्या किया? इसने कभी भी अपने पद की स्वीकृति खलीफा से नहीं ली और ना ही उसकी आवश्यकता समझी और ना ही कभी उस चीज के लिए प्रयत्न किया। आगे ये एक मौलाना थे, उनसे कहता है, मौलाना मुगीस, मुझे ना कुछ ज्ञान है ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है। मैं अपनी प्रजा को वो करने का आदेश देता हूँ जो उनकी और राज्य की भलाई के लिए लाभप्रद समझता हूँ। यह अलाउद्दीन का कथन है। आगे है, एक नए धर्म की स्थापना करने का विचार इसके मन में आया था, लेकिन जो इसका मित्र था, जो काजी था, काजी अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इसने उस विचार को त्याग दिया था। आगे है, हाजी मौला का विद्रोह उसके काल में हुआ था। अब क्या था? आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो मलिक छज्जू था उसका विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था, जबकि हाजी मौला का जो विद्रोह सिद्दी मौला का जो विद्रोह था वो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे होता है और जो हाजी मौला है उसका विद्रोह इसके टाइम पे होता है। जिसने क्या किया था? जिसने दिल्ली पर एक सप्ताह तक कब्जा किया था। आगे देखते हैं। आगे है जो इसके टाइम पे अन्य विद्रोह हुए, तो वो कौन कौन से थे? तो उसमें है नव मुस्लिम विद्रोह, अकद खां का विद्रोह और मंगू खां का विद्रोह। जो मंगू खां था वो अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था। आगे देखते हैं। मणिक नामक एक दास ने अलाउद्दीन खिलजी को अकद खां के विद्रोह के समय बचाया था। जो अकद खां का विद्रोह होता है उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी की जान मणिक नामक एक जो दास था उसने बचाई थी। आगे देखते हैं कि इसने जो इसके राज्य में विद्रोह हो रहे थे उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। तो इसने क्या किया? जो धनी व्यक्ति थे उनकी संपत्ति छीन ली। जब किसी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो विद्रोह करने की नहीं सोचेगा। इसके अलावा क्या था? गुप्तचर विभाग का इसने गठन किया जो इसको पल पल की जानकारी देता था। जो गुप्तचर विभाग के इसके कर्मचारी थे उन्हें बरीद अथवा मुनास कहते थे। इसके अलावा इसने मद निषेध लागू किया। मतलब लोग शराबों की महफिल किया करते थे और एक जगह इकट्ठे होते थे, तो इसने उसको यानी कि मद निषेध लागू किया और ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था।
आगे क्या किया इसने, अमीरों के आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो अमीर अमीर लोग होते थे वो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, जिससे उन दोनों की शक्ति डबल हो जाती थी। तो इसने उनके आपसी वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आगे है मंगोल आक्रमण। आपको पता है इल्तुतमिश से मंगोल आक्रमण की शुरुआत होती है और उसके बाद वो हर शासक के कार्यकाल में होते ही रहते हैं। तो जो मंगोल आक्रमण थे वो सर्वाधिक इसी के काल में हुए, यानी कि सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है सबसे पहला जो आक्रमण था वो 1297 से 98 ईस्वी में हुआ दावा खां के द्वारा। इस टाइम पे जो इसका सेनापति था वो था कादिर खां। उसके बाद 1299 हुआ सालदी के नेतृत्व में, फिर 1299 में ही कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, और इसमें जो जफर खां था इसका एक सेनापति, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1303 में होता है तारगी के नेतृत्व में, फिर 1305 में होता है अली बेग और तातार खां के नेतृत्व में, उसके बाद 1306 में होता है कुबाक, ताइबू और इकबाल के नेतृत्व में। तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण थे वो इसके समय पर हुए। आगे है इसने क्या किया, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण भी कराया। इसके अलावा सीरी दुर्ग की स्थापना कराई। और क्या था जो उसकी नीति थी, उसकी नीति रक्त और तलवार की नीति थी। जैसे आपने बलबन के टाइम पे देखा था कि उसकी नीति क्या थी, लौह एवं रक्त की नीति थी। तो इसकी जो नीति थी वो रक्त एवं तलवार की नीति थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है विश्वास पात्र जो इसके सेना नायक थे वो थे, उसमें एक अकद खां था, एक नुसरत खां था, एक उलूग खां था और एक जफर खां था। अगर शॉर्ट में हम इनको याद रखना चाहें तो इसको हम अनुज नाम से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, मंगोलों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति का परित्याग किया इसने और आक्रामक नीति अपनाई। अभी तक के जो सुल्तान थे वो क्या थे, रक्षात्मक नीति अपनाते आए थे, मंगोलों की सिर्फ रक्षा करते थे अपने उसकी। इसने क्या किया, आगे बढ़ के मंगोलों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, यानी कि आक्रामक नीति अपनाई उनके खिलाफ। उसके बाद साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो इसने क्या किया, विंध्याचल पर्वत को पार करके आक्रमण यानी साम्राज्य विस्तार किया और विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला यह प्रथम तुर्क विजेता था। उसके बाद अलाउद्दीन के द्वारा उत्तर भारतीय राज्यों पर जो आक्रमण का क्रम था वो गुरचीमा से जालौर, यानी कि इस लाइन के जरिए आप याद रख सकते हैं कि उसने कौन कौन से उत्तर भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया था और किस क्रम में किया था। तो सबसे पहला है गुजरात, जो कि किया इसने 1297 में, यानी कि अपने सुल्तान बनने के अगले ही वर्ष। उसके बाद था रणथंबोर 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 में, उसके बाद मालवा 1305 में, फिर सेवान 1308 में और उसके बाद जालौर 1311 में। आगे देखते हैं, आगे है विभिन्न राज्यों पर आक्रमण, यानी कि इन विभिन्न राज्यों पर इसने आक्रमण कब कब और कैसे किया और वहां के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है गुजरात, जिस पर आक्रमण किया था इसने 1297 ईस्वी में। अब क्या था, यहाँ का जो शासक था वो था रायकर्ण द्वितीय। इसकी जो राजधानी थी, यानी गुजरात की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। इसके अलावा कमला देवी से विवाह किया था, जो यहाँ के शासक यानी कि रायकर्ण द्वितीय की बीवी थी। उसके मृत्यु के बाद ये कमला देवी से विवाह करता है। इसके अलावा वहां पर ये सोमनाथ को भी लूटता है और इससे पहले सोमनाथ को लूटने वाला जो था वो महमूद गजनवी था, जिसने 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण किया था। इसके अलावा यहाँ पर से ही उसे मलिक काफूर मिलता है, जिसे 1000 दिनारी कहते हैं, क्योंकि 1000 दिनारों में ये इसने उसे खरीदा था। तो मलिक काफूर इसे गुजरात अभियान के दौरान मिलता है। आगे देखते हैं, दूसरा जो आक्रमण था इसने रणथंबोर पर किया, जो कि 1301 में किया था। यहाँ का जो शासक था वो था हमीर देव और यहाँ नुसरत खां जो इसका सेना नायक था उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मंगोलों ने हमीर देव का यहाँ पर साथ दिया था, जो नव मुस्लिम थे, यानी कि जिन्होंने इसके खिलाफ भी विद्रोह किया था, तो उन्होंने यहाँ पर हमीर देव का साथ दिया था। इसके अलावा यहाँ की जो पटरानी थी, यानी कि जो हमीर देव की वाइफ थी पटरानी रंग देवी, उसने क्या किया, यहाँ पर जौहर कर लिया। मतलब जब वो शासक हार गए तो उसकी पत्नी जो थी उसने अपने आप को आग में जला दिया, तो उसने जौहर कर लिया। और इस जौहर का जो उल्लेख है वो आमिर खुसरो करता है इस अभियान में, क्योंकि आमिर खुसरो उसके साथ था। आगे देखते हैं, आगे तीसरा है चित्तौड़। इसके बाद इसमें ये क्या थी, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ और राणा जो यहाँ के राजा थे वो राणा रतन सिंह थे। इस अभियान में भी आमिर खुसरो साथ में था उसके। चित्तौड़ किला को देखकर आमिर खुसरो ने कहा था कि ये हिंदुओं का स्वर्ग है और 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ऐसा जो क्या किला था चित्तौड़ का, उसको देखकर वो कहता है। इसके अलावा गोरा बादल के बारे में आपने सुना होगा, तो वो चित्तौड़ से ही संबंधित थे। इसके अलावा रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, ऐसी जो जानकारी है वो जायसी की पुस्तक से मिलती है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है उससे मिलती है। इसके अलावा आमिर खुसरो इस अभियान पर भी उसके साथ था, लेकिन उसने उसके जौहर यानी कि पद्मिनी के जौहर का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद जब इसने चित्तौड़ को जीत लिया तो चित्तौड़ के जीतने के बाद इसने उसका नाम खिजराबाद रखा अपने बेटे के नाम पर, जिसका नाम खिज्र खां था। इसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु
के बाद जो चित्तौड़ था वो स्वतंत्र हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है मालवा, जो 1305 में इसने उस पर आक्रमण किया। यहाँ का जो शासक था वो था महलक देव, और यहाँ का जो कोका प्रधान हरनंद था वो इसका प्रधानमंत्री था, महलक देव का प्रधानमंत्री था। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। आगे है सेवान, जिस पर इसने 1308 में आक्रमण किया, और यहाँ का जो शासक था वो था शीतल देव। आगे है जालौर, जो कि 1311 ईस्वी में जिस पर आक्रमण किया था। यहाँ का जो शासक था वो था कान्हा देव कृष्ण तृतीय। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मलिक शाहीन ने नेतृत्व किया था इस आक्रमण का। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की दासी गुलबहिस्त का पुत्र था, जो मलिक शाहीन था अलाउद्दीन का पुत्र, वो उसकी एक दासी सी गुलबहिस्त उससे पैदा पुत्र था। उसके बाद जालौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। दक्षिण भारत में तो किए थे, लेकिन ये उसका उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। उसके बाद आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का क्रम क्या था। तो ये है दे तेल हो पांडे, यानी कि इस लाइन से आप उसके सारे आक्रमणों का क्रम याद रख सकते हैं। तो आगे दे से हो गया देवगिरी, जो कि 1307 से लेकर 1308 में करता है। फिर तेल से हो गया तेलंगाना, जो 1309 से 1310 में करता है। उसके बाद हो से है होयसल, जो 1311 में करता है। उसके बाद है पांडे, जो 1311 में ही करता है, लेकिन पांडे राज ने उसकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। उससे पहले 2 पॉइंट, ये जो पहला शासक था दक्षिण में जिसने दक्षिण को जीता, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने वाला ये पहला शासक था, और दक्षिण की विजयों का जो पूरा श्रेय है वो इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, जो इसको गुजरात अभियान के दौरान मिला था, उसको जाता है। उसके बाद है सबसे पहले देवगिरी का अभियान। तो देवगिरी का अभियान 1307 से 1308 ईस्वी में होता है। और क्या था, जो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आपने देखा था कि जब ये देवगिरी पर आक्रमण करता है तो जो एलिचपुर प्रांत था उसको हस्तगत करता है, और वहां की आय राजा मतलब सुल्तान को भेजनी थी। लेकिन क्या किया था, एलिचपुर की आय थी उसको भेजना वहां के शासक ने बंद कर दिया था। तो ये एक कारण बना देवगिरी पर अभियान करने का। साथ ही रायकर्ण नाम का शासक था, उसको वहां देवगिरी का जो शासक था उसने उसको शरण दे रखी थी, ये भी कारण था। इसके अलावा देवल रानी को यहाँ से उन्होंने प्राप्त किया और खिज्र खां के साथ उसका विवाह कराया। जो रायकर्ण की पुत्री थी देवल रानी, उसको उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया, और जो इसका बेटा था खिज्र खां, उसके साथ उसका विवाह करा दिया। देवल देवी जो थी वो राजा रायकर्ण की पुत्री थी। इसके बाद आमिर खुसरो की जो पुस्तक है आशिका, उसमें खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आगे है जो रामचंद्र देव था यहाँ का शासक, उसे रायरायन की उपाधि भी दी थी हारने के बाद, और रामचंद्र देव ने अपनी पुत्र झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था। इसके अलावा रामचंद्र देव को इसने नौसारी की जागीर बाद में प्रदान की थी। दूसरा अभियान है इसका तेलंगाना अभियान, जो 1309 से 1310 में होता है। इसकी जो राजधानी थी वो थी वारंगल, और जो यहाँ का शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। सोने की मूर्ति बनाकर उसके गले में जंजीर डालकर आत्मसमर्पण करने वाला शासक था ये। मतलब ये खुद नहीं गया था वहां पे आत्मसमर्पण करने के लिए, बल्कि एक अपनी सोने की छोटी मूर्ति बनाई थी और उसके गले में जंजीर डालकर ये सांकेतिक रूप में मतलब उसके सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके अलावा ये प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से देता है, और जो कि गोलकुंडा की खान से निकला था। अगला अभियान है इसका होयसल अभियान, जो 1311 ईस्वी में होता है। इसकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र, और जो यहाँ का शासक था वो था बीर बल्लाल तृतीय। रामचंद्र का सेनापति पारसदेव या फिर परसराम भी इसके साथ ही था। उसके बाद आगे देखते हैं पांडे राज्य पर जो अभियान किया इसने। तो इसकी जो पांडे राज्य की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, और जो यहाँ का शासक था वो कुलशेखर था। और कुलशेखर की मृत्यु के बाद जो इसके 2 पुत्र थे, एक वीर पांडे और एक सुंदर पांडे, दोनों में क्या था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। बाद में सुंदर पांडे यहाँ का राजा बन जाता है, और जो वीर पांडे था उसको मलिक काफूर कभी पकड़ नहीं पाता है। आगे जब वो इस पर आक्रमण करता है तो देखेंगे कि जो पांडे राज था अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता उसने कभी भी स्वीकार नहीं की थी। आगे देखते हैं जो आखिरी है वो है देवगिरी का द्वितीय अभियान, यानी कि देवगिरी पर इसने फिर से 1312 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसमें क्या था, ये मलिक काफूर का दक्षिण में अंतिम अभियान था, यानी कि इसके बाद दक्षिण में कोई अभियान नहीं किया। अब क्या था, जो रामचंद्र था यहाँ का शासक, उसकी मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था शंकर देव, उसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। देवगिरी का अधिकांश भाग जब इन्होंने उसके बाद इस पर आक्रमण किया तो देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में इन्होंने मिला लिया। इसके अलावा जो मलिक काफूर था वो देवगिरी में ही रह गया, मतलब वापस लौट के दिल्ली नहीं आया और वहीं पे शासन करने लगा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी की खबर सुनकर ही वो वापस वहां से आया था। इस प्रकार हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे जलालुद्दीन की हत्या करके खिलजी वंश की सत्ता मतलब जो गद्दी थी, राजगद्दी थी, उसको प्राप्त किया, और उसने क्या क्या कार्य किया। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे और किन नवीन जो विभाग थे उनका गठन किया था। अगर आप डिटेल में मेरे साथ ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।